नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। हमारे प्रदेश के किसान भाई इस समय रबी फसलों की खेती के लिए खाद, बीज और दवाओं को खरीदने में लगे हैं, लेकिन इन कृषि आदानों को खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तभी आप इन फसलों से अधिक उपज प्राप्त कर पाएंगे। इस बारे में सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार जग्गा। जैसा कि हमारे किसान भाई जानते हैं, बीज एक महत्वपूर्ण आदान है और खेत में जो उर्वरकता है वो बीज पर बहुत सारी बीज पर निर्भर करती है। हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि हमारे खेत में बीज को ही बोना चाहिए, अनाज नहीं बोना चाहिए। जो बीज है वो कौन सी वैरायटी का, अर्ली वैरायटी है या मध्यम वैरायटी है या अंतिम वाली वैरायटी है। क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जैसे ही उसको बीज जैसा मिल जाता है वैसा बो देता है। मान के चलो यदि अर्ली सीजन है और उसको बीज यदि देरी वाला मिल जाता है तो देरी वाला बो देता है, या देरी में जाता है और देरी के समय पे यदि उसको जल्दी वाला मिल जाता है तो उसको बो देता है, या मान के चलो कुछ नहीं मिला तो जैसा बीज मिला वैसा बो दिया। किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय कुछ मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे किसी प्रकार का धोखा होने से बचा जा सके। प्राय देखने में आता है कि विक्रेताओं द्वारा मिलावटी या अशुद्ध या वैधता समय निकलने के बाद भी किसानों को बेच दिया जाता है, जिस कारण किसान भाई ठगी के शिकार हो जाते हैं और आने वाले समय में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। अतः किसान भाइयों, बीज को खरीदते समय आगे बताई जा रही सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप बीजों को खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको किस फसल की कितने क्षेत्र में खेती करनी है। उसी के अनुरूप आप बीज की खरीदारी करें। अनावश्यक तथा अत्यधिक मात्रा में बीज की खरीदारी नहीं करें। एक तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों बीज में अंकुरण क्षमता का निर्धारण कर लेना चाहिए कि हमारे बीज में अंकुरण क्षमता कितनी। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे किसान भाई बीज ले आते हैं लेकिन वो उगते ही नहीं है। तो बीज लेते समय कम से कम 100 दाने बीज के लेके एक कागज पर उनको, गीले कागज पर उनको क्रम से रख लेना चाहिए और उनको भिंगाकर फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन उनको देखना चाहिए कि 100 दानों में से कितना दाने अंकुरित हुए। माना कि हम 100 में से यदि हमारे 70 दाने उगते हैं तो बीज ज़्यादा अच्छा नहीं है। यदि उसमें से 80 से 90% यदि बीज या दाने हमारे उगाते हैं तो हमें इस प्रकार का बीज सबसे उपयुक्त माना जाता है और इस प्रकार के बीज का ही हमारे किसान भाइयों को प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको बीजोत्पादन करना है तो आधार बीज हेतु प्रजनक बीज की आवश्यकता पड़ेगी। उसी तरह यदि प्रमाणित बीज का उत्पादन करना है तो आधार बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए विभिन्न प्रकार के बीजों के पैकेट के ऊपर विभिन्न रंगों के टैग लगे रहते हैं। उसे देखकर आप बीज की श्रेणी की पहचान कर सकते हैं। जैसे आधार बीज के लिए सफेद टैग का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह प्रमाणित बीज के लिए नीले रंग के टैग का प्रयोग किया जाता है तथा प्रजनक बीज के लिए सुनहरा पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, हमारे बीज में ये देख लें कि हमारा बीज कहीं सड़ा घुना तो नहीं है। यदि हमारा बीज अच्छा है और उसमें कहना चाहिए बहुत सारा जो इनर्ट मटेरियल, अक्रिय तत्व है वो बहुत कम होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको भी एक इनर्ट मटेरियल जिसको कहते हैं वो बोरे पर लिखा रहता है, हमारे किसान भाइयों को देख लेना चाहिए। तीसरी बात हमारे को चाहिए कि हमारे बीज उपचारित है कि नहीं, क्योंकि बीज यदि उपचारित नहीं है तो आपको अलग से उपचार करना पड़ेगा, और यदि उपचारित नहीं है तो आपको उपचारित बीज ही लेना चाहिए। तो उपचारित है कि नहीं ये हमारा देख ले। चौथी बात, हमारे जो किसान भाई हैं वो बीज मिश्रित तो नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि बीज इस प्रकार का आ जाता है जिसमें बहुत सारी वैरायटियाँ अलग अलग तरह की मिली हुई रहती हैं, तो इस प्रकार का बीज हमको प्रयोग नहीं करना है। बीज एक ही सेम आकार का, सेम साइज का और बिल्कुल किसी प्रकार का कोई उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का बीज होना चाहिए। साथ ही ये भी देख लें कि बैग कहीं से कटा फटा तो नहीं है और कहीं हाथ से सिलाई तो नहीं की गई है, एवं बैग की सिलाई के अंत में सील दुरुस्त है। बीज की प्रमाणीकरण वैधता समय सीमा समाप्त हो गई हो या जल्दी ही समाप्त होने वाली हो तो ऐसे बीज को नहीं खरीदना चाहिए। चौथी बात, मार्केटिंग में जब बीज लेने जाते तो हमारे किसान भाई को एक रिलायबल
मैं फिर कह रहा हूँ विश्वसनीय सूत्र जहाँ है, विश्वसनीय जो बीज वाली जो संस्था है, वहाँ से आपको बीज लेना चाहिए और लेने के पश्चात उसकी रसीद जरूर ले। किसी प्रकार का उसमें अडल्ट्रेशन होता है या किसी प्रकार का उसमें मिलावटी होता है तो हम उसकी एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसकी शिकायत कर सकें। तो हमारे किसान भाइयों को चाहिए कि इन सब चीज़ों का ध्यान रख के अपनी खेती को लाभ का धंधा बना सकते। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जाता रहा है। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रणाली से लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ योगेश राजपूत। कृषि वानिकी जो है वो एक कृषि का पर्याय है, एक आधुनिक तकनीकी है खेती में, जो कि परंपरागत तकनीकियां आज के समय में पूरी फैल हो रही हैं, धराशायी हो गई, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत अहम मुद्दा बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो खेती कर रहे हैं लोग, वो मुनाफा नहीं कमा पा रहे और उनकी जो आय है वो अधिक लग रही है उसमें खेती करने में, इतना उत्पादन अपन ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे समय में किसान भाइयों को कृषि वानिकी अपनानी चाहिए। कृषि वानिकी में फसलों के साथ साथ आप वृक्षों को लगा के नहीं, अंतर्वर्तीय फसलें आप लेके नहीं, आप अपनी आमदनी, अपना मुनाफा आप बढ़ा सकते हैं। हमारे प्रदेश में किसान अधिकतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। आर्थिक विकास का एकमात्र विकल्प खेतीबाड़ी, कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। कृषि वानिकी की पद्धतियों को अपनाने से उनको कुटीर उद्योग जैसे दुग्ध उत्पादन, फल उद्योग, मुर्गी, मत्स्य, रेशम पालन, गोंद, कत्था उत्पादन आदि का काम मिल सकता है। इस प्रकार से उन्हें रोजगार मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक विकास के उद्देश्यों की पूर्ति होगी। अब मैं बताना चाहूँगा कि कृषि वानिकी में कौन कौन से वृक्ष अपने को लगाने चाहिए और कौन कौन सी फसलें अपन इंटरक्रॉपिंग के रूप में ले सकते हैं वृक्षों के साथ में। कृषि वानिकी में अगर आपको इमारती वृक्ष लगाने का ये है उद्देश्य है, तो आप इमारती वृक्षों में आप खमेर का पौधा लगाएं। खमेर का पौधा जो है वो सागौन का एक सब्स्टिट्यूट है। सागौन का वृक्ष बड़ा होने में लगभग 25 साल लग जाते हैं। खमेर का वही पौधा 10 साल में आपका तैयार हो जाता है। इसके साथ साथ आप सागौन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप लंबा इंतजार कर सकते हैं तो सागौन के वृक्ष भी आप अपने मेड़ों पे लगा सकते हैं। अगर किसान भाई आपकी रुचि फलदार वृक्ष लगाने की है तो आप फलदार वृक्षों में आम के पौधे हैं, आंवला के पौधे हैं, उसके बाद में आपके गुआवा है आपका, उसके बाद में आपके बेर है आप ले सकते हैं, बेल आप ले सकते हैं, उसके बाद में आप अनार आप ले सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से आपकी जो मेड़ें होती है उन पे अपन लगा सकते हैं। अगर मेड़ों के अलावा भी आप अगर खेत में भी इंटरक्रॉपिंग करना चाहें तो अपन खेतों में भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पौधों के साथ साथ में अपन कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। जैसे कि अगर क्षेत्र अपना अधिक वर्षा वाला है तो जहाँ अपनी सोयाबीन की फसल होती है, उसके बाद में अपनी धान की फसल होती है, तो ऐसे वातावरण में हम लोग आंवला की फसल ले सकते हैं, सागौन अपन लगा सकते हैं, आम अपन लगा सकते हैं, तो गुआवा अपन ले सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी ज़मीन बंजर है जिसमें कुछ नहीं होता है, खेती करने लायक योग्य नहीं है, तो उस ज़मीन को भी अपने को उपयोग कर सकते हैं अपन कृषि वानिकी में। उसमें आप जो औषधीय पौधे हैं उनको लगाएं, जैसे कि आपका एलोवेरा है, आपका केवांच है, आपका सतावर है, आपका अश्वगंधा है आपका। तो ऐसे पौधे लगा के नहीं आप अपनी ज़मीन जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे ज़रूरी है कि वो किस दूरी पे पौधे लगाए जाएं, जिससे कि क्या है कृषि कर्षण क्रिया करने में आसानी रह सके। तो अपने को देखना है कि कम से कम 5 बाई 5 मीटर पे अपन वृक्ष लगाएं, जिससे क्या होता है कि आसानी से आपकी जो जुताई है और बुवाई है वो आसानी से हो सकती है। जो स्पेसिंग है वो हर वृक्ष की अलग अलग रहती है। अगर आपको इमारती लकड़ी लगाना, आपका लकड़ी चाहिए उद्देश्य है आपका, तो वृक्षों को आप 5 बाई 5 मीटर पे लगाएं। और अगर आपको फलदार वृक्ष लगाने हैं तो फलदार वृक्षों को आप 8 मीटर बाई 8 मीटर पे लगाएं। अगर क्राउन फैलेगा तो उतने ज़्यादा फल लगेंगे, इसलिए फलदार वृक्षों को हमेशा 8 बाई 8 मीटर पे लगाएं। और ज़मीन आपकी जो बंजर है, जहाँ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी जगह पे आप स्पेसिंग कम कर सकते हैं। कृषि वानिकी से उत्पादन संसाधन के संरक्षण के साथ साथ मृदा के गुणों में भी सुधार होता है। कृषि वानिकी में पौधों एवं दलहनी फसलों की जैविक क्रियाओं से नत्रजन स्थिरीकरण होता है और
कार्बनिक पदार्थ की मात्रा में वृद्धि होती है। पौधों एवं फसलों को साथ साथ उगाने से एक दूसरे को उर्वरक तत्वों की पूर्ति में सहायता मिलती है। मृदा संरचना में सुधार होता है, जो कि फसल उत्पादन के लिए अति आवश्यक है। जो अपन ने कृषि वानिकी लगाया था और वानिकी वाले जो पौधे लगाए थे, उनके नीचे अपन जो डब्बे होते हैं, मधुमक्खी के जो बॉक्स होते हैं, उनको अपन रख सकते हैं, क्योंकि गर्मी के समय में वहाँ छाया भी रहेगी वहाँ पे। और क्या होता है कि कुछ वानिकी के पौधे ऐसे हैं जिनमें गर्मियों के समय में फ्लावर आता है, तो ऐसे समय में क्या है, मधुमक्खी अपना जो शहद है, अपना भोजन है, वो जो वानिकी वाले वृक्ष लगे हुए हैं उनके फूलों से ले सकती हैं। तो ये भी एक अभिन्न अंग है, इसको भी कृषक भाई इसको भी उसमें जोड़ सकते हैं। किसान भाई, कृषि वानिकी का चयन करने से पहले अपने को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली जो बात आती है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है, इसका अपने को पता होना चाहिए। वहाँ की जो वर्षा का पैटर्न है वो कैसा है, कितनी वर्षा होती है, क्या होती है, तो उस हिसाब से अपने को चयन करना है। वहाँ की जलवायु कैसी है उसको अपने को देखना है। उसके बाद में वहाँ का जो मार्केटिंग कैसी है, वहाँ की मतलब लोगों की डिमांड कैसी है, लोगों का इंटरेस्ट कैसा है, तो उस हिसाब से अपने को वृक्षों को लगाना है। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि आप जो कृषि वानिकी लगाने से पहले जो भी बातें अपन ने बताई हैं, उन बातों का अनुसरण करके ही अपने को कृषि वानिकी का चयन करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, फूलों में गुलाब का महत्वपूर्ण स्थान है और इसका प्रयोग विभिन्न कार्यस्थलों पर किया जाता है। इसकी फसल से गुणवत्ता युक्त फूलों को प्राप्त करने के लिए फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो इस समय गुलाब की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर परमवीर सिंह। जैसा कि हम अब जानते हैं कि अब रोज गुलाब का फूलों आने का समय हो गया है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले अधिक से अधिक फूल लेने के लिए आवश्यकता पड़ती है प्रूनिंग की, क्योंकि हम जानते हैं कि जब गुलाब में नई जो सूट आती है उसी के ऊपर हमेशा फूल आता है, पुरानी पे नहीं आता, इसलिए प्रूनिंग करना इसमें बहुत जरूरी है। गुलाब एक सदाबहार पौधा है। यदि काट छांट नहीं किया जाए तो वर्ष भर फूल देता रहेगा, लेकिन फूलों की गुणवत्ता काफी खराब हो जाएगी। इसलिए वर्ष में एक बार पौधे को आराम देने की जरूरत होती है। इसलिए पौधों की कटाई छटाई करना बेहद जरूरी है। तो कैसे करें इस कार्य को, आइए जानते हैं। तो प्रूनिंग करने के लिए तरीके बताते हैं हम। सबसे पहले हमको 5-8 दिन पहले पानी बंद कर देना चाहिए। उसके बाद कम से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट पे प्रूनिंग, पुराने ज़्यादा पौधे हैं तो उसमें प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अब आप देख रहे हैं कि जैसा कि ये पुराने पौधे हैं, ये कम से कम काफ़ी हाइट के होते हैं, उस पर अब नया फूल नहीं आएगा। आप देख रहे हैं सभी फूल लास्ट में हो गया है। तो इसको आपको करना क्या है, ज़मीन से कम 1.5 से 2 फीट की हाइट पर इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करते समय ये आपको ध्यान रखना है, सीधा फ्लैट कट नहीं लगाएं, उसमें 45 डिग्री का कट लगाएं। और कट लगाते टाइम ये ध्यान रखें कम से कम 1 सेंटीमीटर जो बड है पुरानी, उस पर 1 सेंटीमीटर ऊपर से कट लगाएंगे। आप देखेंगे कि ये बड़ा टहनी है, इसको नहीं काटेंगे तो उतने फूल नहीं आएंगे, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इसको हैवी प्रूनिंग बोलते हैं। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। कट करते समय बस आपको ध्यान यही रखना है कि सीधा फ्लैट कट नहीं लगाएं, उससे क्या बीमारियाँ ज़्यादा फैलती हैं। हमेशा 45 डिग्री पे कट लगाएं। कट लगाने के बाद ये ऐसे खाली हो जाएगा। और आपको इसमें ये भी ध्यान रखना है, जो पुरानी टहनियाँ हैं और कमज़ोर टहनियाँ हैं, सड़ी गली टहनियाँ हैं जिसमें डिजीज वगैरह लग गया है, उसको भी कट कर देंगे। और इसमें सेंटर को एकदम फ्री रखेंगे। सेंटर है जिसको फ्री रखेंगे और टहनियाँ कटी हुई हैं सबको हटा देंगे, पुरानी टहनियाँ, क्योंकि इसमें फूल नहीं आएगा और आपकी बीमारी फैलाएगा। और इसके अलावा इसमें देखेंगे जो कमज़ोर टहनियाँ हैं वो जो फूल नहीं देंगी उसको भी आप कट कर देंगे, और जो मजबूत टहनियाँ हैं उसको सिर्फ रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया आपका हार्ड प्रूनिंग, जो हैवी प्रूनिंग करते हैं ऊपर से उसकी। किसान भाइयों, गुलाब के पौधों से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए अक्टूबर माह में इनकी विटरिंग करनी होती है। इससे क्या लाभ है और इस प्रक्रिया को कैसे करना है, आइए जानते हैं। फिर बात करते हैं हम रूट प्रूनिंग की। रूट प्रूनिंग के लिए क्या करते हैं हम, जैसे ही पौधा है उसकी पेरीफेरी से 20 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हम थोड़ा खुरपी से 45 एंगल पर ऐसे खोदते हुए चले जाते हैं और 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक खोदकर उसको कम से कम 8 से 10 दिन के लिए खुला छोड़ देते हैं। उसके बाद हम उसमें कम से कम 5 से 8 केजी प्रति पौधे के हिसाब से आपका जो सड़ा हुआ गोबर की खाद है उसको डालकर उसमें मिक्स कर देते हैं।
मिक्स करने के बाद मिट्टी जो निकली है उसको वापस भर देते हैं और उसमें पानी दे देते हैं। ये तो हो गया आपका रूट प्रूनिंग का बात। गुलाब के पौधों का विकास ठीक ढंग से हो तथा शाखाओं पर अधिक मात्रा में अच्छे फूल आए, इसके लिए इस समय पौधों में कुछ पोषक तत्वों को देना पड़ता है। तो कौन कौन से उर्वरकों को कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए जानते हैं। उसके बाद बात आती है आपकी मैन्यूरिंग की। तो मैन्यूरिंग के लिए हम इसमें एक तो आपका 5 से 8 kg आपको वर्मी कंपोस्ट या आपका सड़ी हुई गोबर की खाद दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो आजकल रोज मिक्स के नाम से बहुत सारे बाज़ार में उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास उपलब्ध हैं उनको देना चाहेंगे तो हम आप इसके अंदर 75 ग्राम आपका नाइट्रोजन, 150 ग्राम आपका फास्फोरस एवं 50 ग्राम पोटास देंगे। जिसमें करना क्या होता है कि आपको पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटास की जब प्रूनिंग करके जब गड्ढा भरते हैं उसी टाइम दे देते हैं। आधी मात्रा जो नाइट्रोजन की बचती है उसको 30 दिन के बाद, प्रूनिंग के 30 दिन के बाद फर्स्ट जो हार दिया है मैन्यूरिंग उसके 30 दिन बाद उसमें देते हैं। कि हम जानते हैं कि प्रूनिंग का सबसे बेस्ट समय जो है बारिश जब ख़त्म होती है और हल्का सर्दी आने का शुरू होता है तो वो है अक्टूबर का महीना। तो हमको अक्टूबर के महीने में प्रूनिंग कर लेना चाहिए जिससे कि अधिक से अधिक सूट निकलेंगे और अधिक फूल निकलेंगे। उससे हम अधिक फ़ायदा ले सकते हैं गुलाब के पौधे से। अगर हम पुराने को ऐसे कैसा छोड़ेंगे तो उससे नए सूट नहीं आएंगे और जब नए सूट नहीं आएंगे तो उस पर नए फूल नहीं लगेंगे। किसान भाइयों, गुलाब पौधों में इस समय पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप होता है जिससे पत्तियों पर सफेद कवक जाल फैल जाता है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए सल्फेक्स 3 ग्राम दवा का प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जहां तक बात कीटों की है, गुलाब में इस समय सबसे ज्यादा लाल मकड़ी का प्रकोप होता है जो कि पौधों का रस चूसकर हानि पहुंचाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए ओमाइट दवा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम परियट, जिला जबलपुर के भोगीराम माली ने। आपने आंवले के बाग में कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, आंवले से अच्छी पैदावार लेने के लिए उसमें कीट नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आंवला में 4-5 प्रकार के कीट आते हैं जो आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। किसान भाइयों, आंवला के बाग को गोलमिच कीट द्वारा अत्यधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, इसलिए आप समय रहते इस कीट की पहचान करके नियंत्रण किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। इस मौसम में आंवले की जो शाखाएं हैं, शाखाओं के आखिरी सिरे पे आपने देखा होगा कि इसमें गोल गोल छोटी छोटी गांठ जैसी आकृति बन जाती हैं जिसे हम तना पिट्टिका कहते हैं। इसमें एक कीड़ा होता है, काले रंग की गिडार होती है, इसको आप फोड़ के देखें। किसान भाइयों, ये गिडार अंदर घुस करके शाखा की आगे से बढ़वार रोक देती है, वहाँ एक गुच्छा सा बना देती है और आंवले की फसल को बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, इस तरह की अगर तना पिट्टिकाएँ आपको आंवले की फसल में दिखाई दे रही हैं, आंवले के पेड़ों में दिखाई दे रही हैं, तो आप वहाँ से सेकेटियर के सहायता से वहाँ से गांठ के नीचे से इसको चारों तरफ से काट दीजिए, कट कर दीजिए। ऐसी सारी गांठों को आप सारे पेड़ों में से निकाल दीजिए और इसके बाद वहाँ पर वोल्डो पेस्ट का एक सॉल्यूशन घोल तैयार कर लीजिए और ये वोल्डो जो पेस्ट है वहाँ जहाँ आपने सेकेटरी से काटा है वहाँ उस शाखा पर इसको लगा दीजिए। और इसके बाद में डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। किसान भाइयों, आंवला के बाग को बिहार रोमिल इल्ली तथा माहू कीट द्वारा भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता है, इसलिए आप समय पर
इन कीटों की पहचान करके नियंत्रण किस तरह से करें, आइए जानते हैं। बिहार हेयरी कैटरपिलर एक जो है रोएदार, एक इल्ली, एक गिडार हरे भूरे रंग की आंवले की पौधों पर आ जाएगी और ये इल्ली जो है पत्तियों को और उसके फूलों को खा करके काफ़ी नुकसान पहुंचाएगी, जिससे भी हमें हमारी फसल को बहुत अधिक हानि होगी। डाइमेथोएट नाम की जो दवा है, डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके पूरे आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दी। तो ये दवा के छिड़काव से इस कीट का नियंत्रण भी आसानी से हो जाएगा। जैसे कि उसमें अभी एफिड जिसे माहू कहते हैं उसका प्रकोप हो जाएगा। काले रंग के भूरे भूरे रंग के जो है माहू के छोटे छोटे जो निम्फ हैं, कीट हैं, इस टहनियों पर और आगे के जो कोमल भाग है वहाँ जो है बैठना शुरू करेंगे और उसका रस पीना शुरू करेंगे और हमारी जो शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। डाइमेथोएट दवा 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आंवले के पौधे पर इसका छिड़काव कर दीजिए। तो किसान भाइयों, ये जो दवा है डाइमेथोएट, ये हमारे तीनों प्रकार के जो कीट हैं उनको जो है नियंत्रित करेगी और जो है उनको नियंत्रण करके इन कीटों से हमारी जो आंवले की फसल है, जो पौधे हैं, उनको बचाएगी और हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।